हेलो दोस्तों, हम लोग आज मानव पर्यावरण संबंध के जो मूल सिद्धांत है, जैसे नियतवाद, संभववाद और नव नियतवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं नियतवाद या पर्यावरण नियतवाद यानी डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं शुरू में। उसके बाद हम लोग संभववाद, उसके बाद नव निश्चयवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, नियतवाद जो विचारधारा है मूल रूप से क्या है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित जर्मन विचारधारा है। ठीक है, नियतवाद विचारधारा मूल रूप से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित जर्मन विचारधारा है। ठीक है, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध के मतलब होता है 1850 के बाद वाला, यानी 1850 से 1900 के बीच का समय। ठीक है, फिर पर्यावरण नियतवाद की संकल्पना इतिहास के प्रारंभ से चली आ रही है। यह संकल्पना मनुष्य पर प्रकृति की प्रधानता को बताता है। यानी जो निश्चयवाद संकल्पना है, यह क्या बताता है, मनुष्य पर प्रकृति को की प्रधानता को बताता है, यानी प्रकृति को हावी बताता है मनुष्य पे। ठीक है, इस संकल्पना के अनुसार मनुष्य पर्यावरण की संतान है। पर्यावरण ने ही मनुष्य के विचारों को एक निश्चित दिशा दी है, उसके सामने कठिनाई उपस्थित की है, जिनसे उसके शरीर को बल एवं बुद्धि को तीव्रता मिली है। अर्थात पर्यावरण ही मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतः नियंत्रित करता है। इस संकल्पना के अनुसार विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में जो अंतर है वो प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर के कारण होता है। यानी अगर यहाँ देखा जाए, जो नियतवाद संकल्पना यह मानता है जो मनुष्य का आचार व्यवहार, रहन सहन, खान पान जो भी है वह किससे निर्धारित होता है, प्रकृति भौतिक पर्यावरण से निर्धारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संकल्पना के अनुसार पर्यावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के विचारों एवं भावनाओं पर ही नहीं होता, बल्कि उसके धार्मिक विश्वासों, भोजन, वस्त्र एवं आवास एवं आर्थिक विकास पर भी होता है। यानी मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों पर क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। ठीक, आगे देखते हैं। नियतवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी शुरू से प्राचीन समय से देखा जाए नियतवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो हिप्पोक्रेटस एक यूनानी विचारक हैं। वह कहते हैं जो आराम पसंद एशिया के लोग हैं वो मेहनती हैं, जबकि आराम पसंद एशिया के लोग तथा मेहनती यूरोपीय निवासियों को उनके पर्यावरणीय भिन्नता का परिणाम होता है। यानी ये बताते हैं जो एशिया के लोग हैं आराम पसंद हैं, जबकि यूरोप के जो हैं मेहनती हैं। यह क्यों है, यह पर्यावरणीय विभिन्नता के कारण है। एशिया में पर्यावरणीय जो प्रभाव है कैसा है, यहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र पाई जाती है। ठीक है, और जबकि यूरोप में क्या होती है, समशीतोष्ण जलवायु, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। ठीक है, आगे हेरोडोटस के अनुसार मिस्र की जो सभ्यता है उसका परिणाम जो है वह उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति के कारण हुआ है, यह बताते हैं। ठीक, आगे अरस्तु के अनुसार यूरोप के लोग अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, किंतु बुद्धि तथा तकनीकी कुशलता में कमज़ोर होते हैं। जबकि एशिया के लोग बुद्धिमान होते हैं, कुशल होते हैं, किंतु उनके अंदर आत्मबल की कमी होती है, जिसके कारण वह दासतापूर्ण जीवन जीते हैं। यानी जितने भी एशिया के लोग थे उस पर क्या होते, विदेशी लोग क्या कब्जा कर लिए थे। ठीक, क्योंकि ये क्या थे, आत्मबल की कमी इनके अंदर थी, बहादुर नहीं थे। ठीक है, लेकिन बुद्धिमान थे, कुशल थे। जबकि यूरोप के लोग बहादुर थे लेकिन बुद्धि और तकनीकी में कुशलता नहीं थी। ठीक है, फिर भी वह बहादुर होने के कारण यह पूरे एशिया पे राज किए थे। ठीक, आगे देखते हैं। मध्यकाल में अरब भूगोलवेत्ताओं ने भी मानव जीवन पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव की व्याख्या पे अधिक बल दिया था, जिसमें विभिन्न विद्वान थे, अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून आदि लोगों ने। ठीक, प्राचीन काल के रोमन जो विद्वान थे, स्ट्रेबो से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी के विद्वान बैरेनियस और इनैमुअल कांट ने भी मानव जीवन पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव की व्याख्या किया था। ठीक, फिर 19वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में, यानी 1850 और 1800 के बीच के जो समय था वह 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय था। ठीक है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक यानी और प्रख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और रीटन ने भौगोलिक अध्ययन में भौतिक पक्ष के साथ मानव के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। इसके पहले जो नियतवादी विचारधारा थी इसमें केवल भौतिक तत्वों को ही प्रधानता माना गया था, लेकिन हम्बोल्ट और रीटन ने यह बताया जो भौतिक पक्ष है उसके साथ साथ मनुष्य का भी अस्तित्व है। ठीक है, 1859 में डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति में डार्विन ने कहा जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलन बनाकर जीवित रहते हैं। जो जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है वे थोड़े समय में ही
नष्ट हो जाता है, जबकि सक्षम जीव से ही जाति का विकास होता है। आप लोग डायनासोर सुने होंगे, वो भौगोलिक पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाया, वो समाप्त हो गया। ऐसे तमाम जो जीव जंतु हैं वो प्रकृति के साथ समायोजन नहीं कर पाए, वह समाप्त हो गए। ठीक है। नियतवाद का अगर देखा जाए वास्तविक विकास वह रैटजेल के द्वारा किया था। यानी अगर नियतवाद का संस्थापक कहा जाए तो रैटजेल है। ठीक है, यह वास्तविक विकास किया था। रैटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला था ऐतिहासिक अध्ययन में भौगोलिक सिद्धांतों का प्रयोग 1882 में। ठीक। दूसरा था मानव जाति का भौगोलिक वितरण 1891 में। ठीक है। रैटजेल ने प्रथम खंड 1881 में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों यानी पर्वत, पठार, मैदान के संदर्भ में मानव संस्कृतियों तथा मानवीय क्रियाकलापों तथा उन पर पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या की। ठीक। 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी एलेन चर्चिल सैम्पुल ने नियतवाद का प्रबल समर्थन किया। तो एग्जाम में पूछेगा 20वीं सदी के प्रथम 2 दशक यानी 1910-1920 में सबसे ज़्यादा अगर नियतवाद का समर्थन किया था, कौन किया था? एलेन चर्चिल सैम्पुल। इन्होंने रैटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी मानव भूगोल के प्रथम खंड में क्या किया? प्रतिपादित विचारों को 1911 में अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव में अंग्रेजी भाषा में बड़े सरल, रोचक और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया। यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक थी, इसको इन्होंने इंग्लिश में अपनी जो पुस्तक लिखी थी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट में अंग्रेजी भाषा में लिख दिया था उनकी पुस्तक को। ठीक है, जिससे आंग्ल भाषी यानी जो अमेरिकी देश थे वहाँ पे रैटजेल के विचारों को, नियतवादी विचारों को प्रचारित करने का श्रेय कुमारी सैम्पुल को ही जाता है। सैम्पुल ने मानव को, ये पूछता है बार बार, सैम्पुल ने मानव को भूतल की उपज कहा। तो पूछता है एग्जाम में किसने मानव को भूतल की उपज कहा? तो कुमारी सैम्पुल ने कहा। सैम्पुल ने बताया था पर्वतों पर रहने वाले लोगों को प्रकृति ने मजबूत पैर दिए थे। ये भी पूछता है बार बार। ठीक है, वह ढालों पर चढ़ सके, जबकि तटीय लोगों को कमज़ोर और शिथिल बनाया, किंतु उनकी छाती और भुजा खूब विकसित किया, वे अपनी नाव संभाल सके। तो ये दोनों लाइन हमेशा पूछता है। मानव को भूतल की उपज किसने कहा? तो ये सैम्पुल है कि फिर प्रकृति ने मजबूत पैर दिए हैं। ठीक है, पर्वत पर रहने वाले लोगों को, ये भी स्टेटमेंट बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे, नियतवाद के समर्थक अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी प्राकृतिक तत्वों में जलवायु को सर्वोपरि माना एवं मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर जलवायु की अनिवार्यता पर बल दिया। ये भी बहुत बार पूछता है, प्राकृतिक तत्वों में जलवायु को सर्वोपरि किसने माना और एवं मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर जलवायु की अनिवार्यता पर किसने बल दिया। ठीक है, ये भी पूछता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी विचारधारा जो थी संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। ठीक है, संभववाद 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विकसित जर्मन विचारधारा है। इसके पहले जो नियतवादी विचारधारा, वो जर्मन विचारधारा थी, और संभववादी विचारधारा यह फ्रांसीसी विचारधारा है। ठीक, यह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1900 से 1950 के बीच विकसित यह फ्रांसीसी विचारधारा है। और जर्मन विचारधारा निश्चयवाद थी। ठीक है, यानी जर्मन के जितने विद्वान थे लगभग सारे निश्चयवाद के समर्थक थे, और फ्रांस के जितने भी विद्वान हुए वह संभववाद के समर्थक हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। संभववाद की अवधारणा पर्यावरणीय नियतवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आई। ठीक है, यानी संभववाद की जो अवधारणा आई वो जो निश्चयवाद के प्रतिक्रिया के रूप में आई। पर्यावरण नियतवाद में मानव के एक निष्क्रिय तत्व माना गया था, लेकिन संभववाद की अवधारणा में मानना है कि मनुष्य हमेशा से पर्यावरण में सक्रिय एजेंट रहा है। ठीक है, अब इसका ठीक अपोजिट, ठीक है, यह संभववाद है, नियतवाद का ठीक अपोजिट है। नियतवाद में मनुष्य को क्या बताया गया था? एक निष्क्रिय बताया गया था। ठीक है, अब पर्यावरण को हावी बताया गया था, लेकिन संभववाद में अब इनको सक्रिय एजेंट बताया गया, मनुष्य को सक्रिय एजेंट बताया गया और पर्यावरण को कमजोर बताया गया। ठीक, मानव समाज के ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ वे पर्यावरण को अपने हिसाब में बदलता है। यानी मानव जब का समाज जो है वो ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ वह पर्यावरण को अपने हिसाब से चेंजिंग करता है। कृषि, उद्योग, यातायात के साधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, चिकित्सा इसका उदाहरण है। मानव क्रियाकलाप
पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, यानी मनुष्य का जो कार्य है हमेशा पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, यह संभववाद में बताया गया है। संभववाद का सिद्धांत कहता है दुनिया संभावनाओं से भरी है, यह मनुष्य पर निर्भर करता है वह उसका उपयोग कैसे करेगा। आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे, जहाँ पे खूब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, ठंडा मौसम कर ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे लोग अच्छे अच्छे मकानों बना के अपने आप को सुरक्षित कर ले रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे सूर्य उग ही नहीं रहा है, कुछ ही दिन उग रहा है, वहाँ पे भी लोग सब्जियाँ उगा रहे हैं। तो यह किसके कारण संभव हुआ, यह संभववाद के कारण ही संभव, यानी मनुष्य का जो ज्ञान, ठीक है, मनुष्य के ज्ञान के कारण ही संभव हुआ। ब्लास को संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, रेडजोल को नियतवाद का अगर प्रतिपादक माना गया तो ब्लास को संभववाद का। ठीक, जबकि फ्रांसीसी जो विद्वान थे लूसियन फैब्रे, ठीक है, लूसियन फैब्रे, इन्होंने संभववाद शब्द दिया था। तो संभववाद शब्द किसने दिया था, लूसियन फैब्रे ने, लेकिन संभववाद का संस्थापक किसे माना गया, वह ब्लास को माना गया। तो दोनों में अंतर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, फैब्रे ने अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका यानी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद शब्द का वर्णन किया। ये भी पूछता है बार बार, फैब्रे ने किस पुस्तक में संभववाद शब्द का वर्णन किया, तो आप लोग ध्यान देंगे जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में। ठीक, फैब्रे ब्रूस डिमांजिया ने संभववाद का जोरदार समर्थन किया। ठीक, ब्लास संभववाद के वो संस्थापक थे, जबकि फैब्रे ब्रूस और डिमांजिया संभववाद का जोरदार समर्थन किए थे, यानी जितने भी फ्रांसीसी विद्वान थे वह संभववाद का समर्थन किए थे। ब्लास के शब्दों में यह स्टेटमेंट हमेशा पूछता है। ठीक, ब्लास के शब्दों में मनुष्य के लिए प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। ब्लास कह रहे हैं जो मनुष्य है उसके लिए प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकती, यानी वो हमें सलाह दे सकती है, हम माने या ना माने हमारी मर्जी है। यह कौन कह रहा है, ब्लास कर रहे हैं। जबकि फैब्रे ने लिखा है कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सभी जगह सर्वत्र संभावना विद्यमान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। फैब्रे वाला स्टेटमेंट भी बार बार पूछा गया है, पूछेगा कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, यह कथन किसका है। ठीक है, तो फैब्रे आप मारेंगे। फिर पूछेगा अगर मनुष्य के लिए प्रकृति के सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो ब्लास का है, ये भी आप लोग मारेंगे। फिर ब्लास के विचारों के समर्थक ब्रूस तथा डिमांजिया ने भी मानवीय कार्यों तथा प्रयत्नों के महत्व पर अधिक बल दिया। ब्रूस के अनुसार ये भी स्टेटमेंट बार बार पूछता है, मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील है। तो तीनों स्टेटमेंट संभववाद वाला आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, ये बार बार पूछता है, ब्रूस, ब्लास और फैब्रे तीनों का। ठीक, अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा बोमैन ने भी संभववाद का समर्थन किया और लिखा प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता, पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से ही परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रकार मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है। ये भी स्टेटमेंट आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक, ईसा बोमैन का ये था संभववाद। अब हम लोग पढ़ेंगे नवनियतवाद या निश्चयवाद या नव पर्यावरणवाद या वैज्ञानिक नियतवाद या रुको और जाओ नियतवाद, सबको एक ही बोलते हैं, नवनियत यानी नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, आगे हम लोग देते हैं नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में या नव निश्चयवाद के बारे में। मानव एवं पर्यावरण के यह संबंधों को पूरी तरह समझाने में नियतवाद और संभववाद दोनों असफल है। यानी नियतवाद कह रहा था प्रकृति सर्वोपरि है और जबकि संभववाद कह रहा था मनुष्य सर्वोपरि है। ठीक है, प्रकृति सर्वोपरि होने के कारण, ठीक है, मनुष्य का विकास नहीं हो पा रहा था और मनुष्य सर्वोपरि होने के कारण मनुष्य का बहुत तेजी से विकास हो गया। आगे जब मनुष्य का बहुत तेजी से विकास हुआ तो तमाम तरह की पर्यावरण से संबंधित क्या नुकसान होने लगे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, तमाम तरह के प्रदूषण होने लगे, जिसके कारण संभववाद की आलोचनाएं होने लगी। इसको तो इन दोनों के मध्य एक नई विचारधारा आई जिसको कहते हैं नव निश्चयवाद। ठीक है, दोनों असफल, इसलिए वर्तमान शताब्दी में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे नव नियतवाद कहते हैं। इस संकल्पना में नियतवाद तथा संभववाद का समन्वय है, यानी न प्रकृति विजेता है न मानव विजेता है, दोनों आपस में क्या करे, सहयोग करे
तभी जाके हमारी पृथ्वी या मनुष्य विकास कर सकता है। आगे, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना ही पड़ेगा, यानी जो प्रकृति का नियम है उसका हमको अनुसरण करना पड़ेगा, किंतु मनुष्य पर्यावरण के तत्वों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। यानी मनुष्य जो है पर्यावरण में जो भी तत्व हैं उसके उपयोग के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते उसके नियमों को वह जाने। ठीक है, यह वातावरण के साथ समायोजन या पर्यावरण में रूपांतरण भी कर सकता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर एवं कार्ल सावर, रूसी भूगोलवेत्ता डोकुचायेव, ब्रिटिश मानव विज्ञानी हर्बर्टसन, रॉक्सबी, लियोर आदि हैं। सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने नियतवादी विचारधारा में संशोधन कर इस नई विचारधारा का सूत्रपात किया, यानी नौ निश्चयवाद संकल्पना अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, उनका मत था कि अतिवादी यानी नियतवादी को इस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मनुष्य पूरी तरह प्रकृति के अधीन नहीं है, वह अपने बुद्धि बल पराक्रम से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है, उसमें से अपने उपयोग की वस्तुएं छांट लेता है। साथ ही यह भी सत्य है मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति का विरोध करके अपना अस्तित्व बनाए रखे, उसके लिए उसे प्रकृति के शाश्वत नियमों को स्वीकार करना होगा। टेलर का मत है मनुष्य एवं प्रकृति की प्रक्रियाएं पारस्परिक है, दोनों ही तत्व गतिज है यानी डायनेमिक है। ठीक है, दोनों परिवर्तनशील हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। टेलर का विश्वास था कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है। यह भूगोलवेत्ताओं का काम है उनके अनुकूलन उपयोग का मार्ग सुझाए, विकास की गति को तीव्र करे। ठीक उस प्रकार मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण द्वारा दी गई अनेक संभावनाओं से अपने लिए उपयोगी संभावित मार्ग का चुनाव करना पड़ता है। टेलर ने इसे रुको और जाओ नियतवादी, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संज्ञा प्रदान की। ठीक है, स्पेट ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। उसके अनुसार यह नियतवाद और असंभववाद के बीच का मार्ग है। स्पेट ने इसे संभाव्यवाद कहा। ठीक है, ये भी याद रखिए, किसने संभाव्यवाद कहा तो स्पेट ने। ठीक, बुलरीज ने इसे वैज्ञानिक नियतवाद कहा। वैज्ञानिक नियतवाद नौ नियतवाद को वैज्ञानिक नियतवाद किसने कहा? बुलरीज। ठीक है, नौ नियतवाद को संभाव्यवाद किसने कहा? स्पेट। यही सब आपको याद रखना, क्योंकि मनुष्य को अपनी बुद्धि व कार्य क्षमता के अनुसार वैज्ञानिक ढंग वातावरण के अनुकूलन काम करना पड़ता है। रसेल स्मिथ का मत है मानव पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं वरन वह एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि तथा भूगोल को परिवर्तित करने वाला भी है। ये भी स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे, रसेल स्मिथ। ठीक है, किसने कहा? मानव पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं वरन वह एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि तथा पृथ्वी को परिवर्तन करने वाला भी है। ठीक, तो आज का वीडियो था नौ नियतवाद, निश्चयवाद और संभववाद। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। यह मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी। धन्यवाद।